रिकॉर्ड। अच्छा, तो अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर 41। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी। ठीक है जी। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ऐसी घटिया राइटिंग हो रही है। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the masses, but inversely proportional to the square of the distance between their centers। ठीक है जी। न्यूटन वॉज वन हेक ऑफ अ जीनियस मैन। ठीक है जी। न्यूटन वॉज प्रॉब्ली मोर क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट देन आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन का बहुत वो कहते हैं कि आइंस्टाइन बड़ा इंटेलिजेंट था और ये था और वो था, but Newton was most probably more intelligent than Einstein। ठीक है, दैट इज समथिंग जो जिस डिबेट की जाती है। न्यूटन ने बहुत काम किया अपनी जिंदगी में। न्यूटन ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, पता नहीं क्या किया और तब किया है जब मतलब मैथ्स इतनी बनी ही नहीं थी। ठीक है, ये बंदे ने अपनी चीज बैठाने के लिए उसने पूरी कैलकुलस डिजाइन कर दी, उसने डिफरेंशिएशन इजाद कर दी। मतलब ये ऐसा बंदा था। आइंस्टाइन के पास पहले से ही मैथ्स थी, वो मैथ्स को कर करके प्रूव करता था। न्यूटन ने सब चीजें फ्रॉम स्क्रैच करी। बहुत ही जीनियस काइंड ऑफ बंदा था। ठीक है, अभी बात करने का मौका मिलेगा तो इसने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया इसने, लाइक बहुत ज्यादा। ठीक है, a geostationary satellite orbits the earth, the orbit of the satellite is circular and the period of the orbit is 24 hours। state two other features of this orbit। तो कौन सी ऐसी दो चीजें लिखी हैं हम इस ऑर्बिट के बारे में? और above the equator orbits from west to east। perfect। above the equator। ठीक है जी। सैडली पिछले 3 दिनों से हम जियो स्टेटरी का सवाल ही देखे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों इतने सवाल इसमें क्यों आते हैं विंटर में इसके। अबव द इक्वेटर एंड ऑर्बिट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, फिर क्या है? द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज दिस मच। डिटरमिन अ वैल्यू फॉर द मास ऑफ द अर्थ। एक्सप्लेन योर वर्किंग। कैसे करें? एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड एफ सी इक्वल्स टू एफ जी एंड देन एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड। प्रिटी गेसेबल ये ग्रेविटेशन का जो सवाल होता है। ठीक है जी। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर विल इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। एम एम उड़ा दो, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी। हमें क्या चाहिए? हमें ये आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी करना है ताकि हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आ जाए। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, आर क्यूब क्या है? द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ये लिखा हुआ है तो 4.23 इंटू 10 to the power 4 किलोमीटर है। किलोमीटर को कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा, 10 to the power 3 क्यूब। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं दिया हुआ हमें, टाइम पीरियड दिया हुआ 24 आवर्स। सो लेट्स प्लग इन 2 पाई अपॉन 24 आवर्स को कन्वर्ट कर लीजिएगा 60 इंटू 60, 60 मिनट्स के लिए, 60 सेकेंड्स के लिए। ठीक है जी। वी वॉन्ट कैंसिल आर, नहीं ना आर, अगर ये आर नीचे होता यहाँ पे तब कैंसिल होता, डिनोमिनेटर में थे तो। ये आर अभी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, बेसिक मैथ्स, अलजेब्रा क्लास 6 डिवाइडेड बाय और हमारे पास नीचे ही आ जाएगा जी विच इज 6.67 इंटू 10 to the power -11। ठीक है जी। सो व्हाट इज दिस आंसर? 24 60 ठीक हो गया। होल स्क्वायर आंसर आ गया है एक 6 इंटू 10 to the power 24। कैन एनीवन कंफर्म? Yes, I'm also getting the same answer, 6.0 into 10 to the power 24। अच्छा, now um
3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, हम अपना आंसर लिखेंगे 6.0 इंटू 10^24। आगे चलो भाई। अच्छा, the kinetic theory of gas is based on a number of assumptions about the molecules of a gas. State the assumption that is related to the volume of the molecules of the gas. ऐसी कौन सी assumption है जो volume से related है? Number of volume is negligible compared to volume of container. Number of volume, नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या था? तो यस, आई बिलीव जो कहना चाह रहे हो वो सही कहना चाह रहे हो। ये कह रहे हो कि द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्व्स, yes, the volume of the particles themselves is negligible compared to the volume of the container the gas occupies। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाओ इधर। एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ दिस मच एट अ प्रेशर ऑफ दिस मच एंड अ टेम्परेचर ऑफ दिस मच। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। विच फॉर्मूला टू यूज? PV equals to not nRT, NKT. We'll be using PV equals to NKT because हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। एनआरटी से मोल आएंगे, फिर मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लंबी पड़ जाएगी वर्किंग। सो प्रेशर इज 4.6 इंटू 10^5। ठीक है जी। वॉल्यूम जो है वो 2.4 इंटू 10⁻⁻2 है, मीटर क्यूब में है। एन हमने निकालना है, कि डेटा बुकलेट से देख सकते हो, दैट्स 1.38 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर क्या है? वो है 23, तो 23 प्लस 2 73.15 केल्विन। सो व्हाट इज एन वर्किंग आउट टू बी? 2.7 into 10⁻24 according to Kashish. So very good Kashish. The answer is के कैटेगरी में भी होता है, वो यूज कर सकते हैं ना? आई एम अनश्योर, चेक करके देखो, आंसर वही आ रहा है। अच्छा, शी इज राइट। मैंने कहा हम्माद को शी बोल रही हूँ, लाइक व्हाट, मेरी पावर रॉन्ग है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम्माद चेक कर लो के से वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर बताना मुझे। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल हैज अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस मच, एस्टिमेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। हर मॉलिक्यूल का डायमीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम कैसे निकालूं एक मॉलिक्यूल का और फिर सारे मॉलिक्यूल्स का? दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, हमने कराया, आई थिंक कल कराया या परसों कराया सवाल। हाउ डू आई वर्क आउट द मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल? अगर एक मॉलिक्यूल स्फेरिश है और उसका डायमीटर ये आ रहा है, if it's a sphere I can use the formula for the sphere, calculate the volume of the molecule using the formula for the sphere, एंड देन नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम वो क्या लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब फॉर अ स्फेयर। जब मुझे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ढूंढना है तो मैं इसमें n मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास n मॉलिक्यूल्स आ जाए। अच्छा, n क्या था? n था 2.7 इंटू 10⁻24। 4/3 वैसे का वैसा, पाई वैसा का वैसा, आर क्यूब R3। अच्छा, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो आर का 3 का हाफ इज 1.5 इंटू 10⁻10 होल क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम दैट वी आर गेटिंग? ठीक है, आई होप सबको ये याद भी आ रहा हो कि ये आपने कल ये ऐसा ही सवाल कुछ किया है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आई एम गेटिंग 3.817, 3.82, यस। ठीक है, हम्माद देख लिया था क्या बोला हम्माद ने? नहीं, अहमद आफ्ताब ने नो बोला, ठीक है जी। सो 3.817 into 10⁻⁻5। Everyone is saying after rounding off one significant 4 into 10⁻⁻5। Perfect. सर सेम ही आंसर है तो हम मार्क फिर इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन B2 सजेस्ट बाय द अजम्पशन इन A इज जस्टिफाइड। जो आपने अजम्पशन ऊपर लिखी थी कि द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, आप हमें ये बताओ कि आप अपना आंसर इस्तेमाल करते हुए why is that assumption justified? Is it justified? The volume of the gas is very much bigger than the volume of the particles। ये 4 × 5, ये 2.4 × 2, एग्जैक्टली वही सवाल है जो हमने 2 दिन पहले किया है। So the volume of the gas
विच इज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2.4 × 10⁻², is very much greater the volume of the molecules. जो क्या लिखा है हमने, जो हमने निकाला है 4 × 10⁻⁻⁵। अच्छा जी, पता नहीं ब्लैंक पेजेस क्यों दिए हैं। ओके, द रीसेंट ट्रेंड ऑफ फास्ट पेपर्स, जिसमें ये थर्मोडायनेमिक्स वाले सवाल थोड़े से और टेढ़े हैं, ठीक है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या थी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। The amount of heat energy required to change the state of 1 kg of an object. Let's just say that, ताकि हम 1 kg इधर ही डालें। So of 1 kg of object, the amount of heat energy required to change the state of 1 kg of object without changing its temperature, ठीक है जी। Does everyone agree with this? Let me also just check, मैं कुछ भूल ना, amount of energy required, yeah. अच्छा, a student determines the specific latent heat of vaporization of a liquid using the apparatus listed in figure 3.1। ये कोई हीटर है, हीटर के साथ वोल्ट मीटर एमीटर लगाया हुआ है, पैन ऑफ बैलेंस है, बैलेंस पैन नहीं है फॉर सम रीजन, लिक्विड है, ये हीटर से पानी को गर्म कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कहानी देख रहे होंगे, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। The heater is switched on when the liquid is boiling at a constant rate. The balance reading is noted at 2-minute intervals. अच्छा, सबसे पहली चीज मेरा आपसे पहले सवाल, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो इसमें नहीं पूछा हुआ, हाउ डू यू नो द लिक्विड इज बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट रेट? हाउ डू वी नो द लिक्विड इज बॉइलिंग एट द कांस्टेंट रेट? ये कैसे बोल रहे हैं कांस्टेंट रेट? देखो, बॉइलिंग एक तो होती है बॉइलिंग, चाय का पानी रखो वो बॉइल होना शुरू होता है, ठीक है। हाउ डू यू नो इट्स बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट रेट? अगर चाय का पानी बॉइल कर रहा होगा कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, तो वो तो आप कभी नहीं बता सकते, इसी एक्सपेरिमेंट में बता सकते हो। व्हाट इज समथिंग दैट वी कैन यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट टू सी इफ द बॉइलिंग इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट रेट? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट सेम स्पीड। ओके, वॉल्यूम वाला अच्छा है, बट वॉल्यूम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आई कैन अग्री विद वजीहा, थोड़ा थोड़ा बीकर है तो मे बी शी कैन गेट फ्रॉम द बीकर, वॉल्यूम जो है वो कर रहा है, बट आई बिलीव द पैन ऑफ बैलेंस शुड बी आवर टारगेट ऑफ कंसर्न। ये पैन ऑफ बैलेंस हमें बताएगा मास की रीडिंग जो होगी इधर, वो हर टाइम इंटरवल में उतनी ही कम हो रही होगी। यानी 10 सेकंड में अगर 5 ग्राम कम हो रहा है तो नेक्स्ट 10 सेकंड में 5 ग्राम, 10 सेकंड में 5 ग्राम, नेक्स्ट 10 सेकंड में 5 ग्राम, तो ये हो रहा होगा, ठीक है जी। सो बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इस एक्सपेरिमेंट में हमें इस तरीके से पता चल रहा है। सो मास रीडिंग डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है जी। तो ये एग्जामिनर कैन आस्क यू, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज के वी नो हाउ वी रिड्यूसिंग। अगर आइस मेल्ट कर रही होती है और ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो वो जो ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं वो कांस्टेंट रेट पे गिर रहे होंगे। या अगर हम मास मेजर कर रहे हो आइस का, तो क्या हो रहा होगा, वो पानी कहीं से ड्रिप करके बाहर निकल रहा है, तो मास कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन यूज, ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखना। ये सारे सवाल मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में करवाए, ये वाला सवाल भी हम थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं। याद होगा मैंने एक पुराने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सवाल करवाए थे, और ये नए टाइप ऑफ सवाल, ये न्यू ट्रेंड ऑफ द पास्ट वर्ड क्वेश्चन है। After 10 minutes, the current in the heater is reduced and the balance readings are taken for further 12 minutes. यानी पहले जो है वो क्या करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पहले हीटर खोलते हैं, कांस्टेंट रेट होने लगे, 2 मिनट इंटरवल्स पे रीडिंग लेते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, 10 मिनट बाद चेंज करते हैं हीटर की करंट और वोल्टेज, और फिर 12 मिनट तक रीडिंग लेते हैं। ये दिया हुआ हमें सब कुछ, ठीक है जी। तो रीडिंग ऑन द एमीटर वोल्ट मीटर ये दी नहीं, फ्रॉम 0 to 10 मिनट्स, आफ्टर टाइम 10 मिनट्स ये दिया हुआ, और ये हमें बैलेंस रीडिंग दी हुई है। ये हमें नजर आ रहा है कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट क्यों? ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, जो मास का डिक्रीज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कांस्टेंट। तो पहले कुछ और था, फिर हमने हीटर में पावर चेंज करी, तो फिर कुछ और आ, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट इज, इन्होंने सभी दिखा दिया। फिर क्या बोलते हैं, फ्रॉम टाइम 0 to 10 मिनट्स द मास ऑफ लिक्विड इवेपोरेटेड इज 56 ग्राम्स। यानी ये बोल रहे हैं 0 से लेके 10 मिनट तक, ठीक है। यानी 10 मिनट किधर हो गए, 1 2 3 4 5, 10 मिनट तक, यानी
यहां तक मास ऑफ लिक्विड जो इवेपोरेट हुआ था वो था 56 ग्राम, कंफर्म भी कर लेते हैं। ये आ रहा है 490, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5, 430, 432, 434, ये आ रहा है 434। दिस इज 434, दिस इज 490, 490 में से 434 निकालो, 56 आ रहा है, यानी 56 उन्होंने सही बोला है। क्या क्या बोल रहे हैं, यूज फिगर 3.3 टू डिटरमिन द मास ऑफ लिक्विड इवेपोरेटेड फ्रॉम 12 मिनट्स टू टाइम 22 मिनट्स। 12 से 22 कर लेते हैं, 12 टू 22, 22 ये रहा, 12 कहाँ है, 12 ये रहा। सो आई बिलीव 12 पे हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है, दैट इज अ 424, और 22 पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 392। 424 माइनस 392, व्हाट्स द आंसर? 32, perfect. So 424 minus 392, that is 32 grams. Explain why, although the power of the heater is changed, the rate of loss of thermal energy to the surroundings may be assumed to be constant. मतलब ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हम हीटर से पानी को गर्म कर रहे हैं, कुछ हीट को पानी को जा रही होगी, कुछ हीट जाया हो रही होगी, एज विद एनी हीटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देर आस्किंग यू कि भाई देखो, पहले तो हम इस इतनी पावर प्रोवाइड कर रहे थे, यानी इतना करंट और इतना वोल्टेज दे रहे थे हीटर को, फिर हमने ये चेंज कर दिया। वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बिटवीन द चेंजिंग, मतलब उसमें भी इस वाली रो में और इस वाली नीचे वाली रो में, वाई इज द हीट लॉस, वाई कैन वी अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट, कि जो हीट लॉस हो रहा था इस वोल्टेज और करंट पे वो भी वही था, और जो हीट लॉस हो रहा था इस वोल्टेज और करंट पे वो भी वही था। वाई कैन वी अज्यूम दैट? किसको याद है, ये हमने करा है सब कुछ क्लास। Surrounding temperature is same, more appropriately the difference in temperature of the ice and the surrounding temperature is same। ठीक है, मतलब क्या है, अहमद आफ्ताब ये बोल रहे हैं हमसे कि भाई देखो, पानी आप उबाल रहे हो, पानी उबलता कब है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, नॉन फैक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप हीटर से पहले आप नहीं उबाल रहे थे, बाद में भी आप हीटर से अभी भी उबाल ही रहे हो, तो पानी का टेम्परेचर क्या है, वो अभी भी 100 ही है, वो चेंज नहीं हुआ। यू आर मेजरिंग द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन दिस केस। तो अभी पहले भी 100 डिग्री पे था, अभी भी 100 डिग्री पे, चाहे हीटर की पावर चेंज करी थी या नहीं करी थी। ठीक है, तो जो टेम्परेचर के साथ उसका डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कह रहा हूँ, सराउंडिंग के साथ डिफरेंस है, सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 और 25 के बीच में जो डिफरेंस है 75 डिग्री, वो कांस्टेंट है। ठीक है, हीट लॉस क्यों होता है, जरा इसको भी याद करो, एक्सप्लेन दिस पहले भी। चाय पहले लाके रखो, गर्म चाय लाके रखो, वो जल्दी ठंडी होती है। ठंडी चाय काफी, मतलब अगर चाय बहुत गर्म होती है शुरू शुरू में, वो बहुत जल्दी ठंडी होती है, लेकिन वो आइस तब बिल्कुल आखिर में वो बिल्कुल बेकार सी गर्म रह जाती है, जो जिसका किसी को भी पीने का दिल नहीं था, तो ऐसा लगता है वो ऐसी ये गर्म रहती ही है, रह ही चली जाती। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस जब जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपका और आपकी इन्वायरमेंट के बीच में ज्यादा, तो फिर हीट ट्रांसफर ज्यादा जल्दी जल्दी होती है, तब हीट लॉस ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी होता है। लेकिन जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस आपका और इन्वायरमेंट का तकरीबन तकरीबन बराबर हो जाता है, यानी करीब करीब आ जाता है, तब हीट लॉस कम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज देर इज नॉट इन, हम इतनी हीट हमें ट्रांसफर करने का, इतने उस रेट पे करने का कोई फायदा नहीं होगा, हम करके पहुंच जाए। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। So इस केस में why can I say that the rate of loss of thermal energy is to the surroundings constant, because temperature difference between the surroundings and the water is constant। ठीक है, the temperature difference between the surroundings and water is constant। सबको समझ में आया? ठीक है जी। अच्छा, इस सवाल को जहन में रखेंगे, क्यों रखेंगे जहन में, ये न्यू ट्रेंड है। ठीक है, पुराना वाला ट्रेंड तकरीबन आउट हो चुका है, ये न्यू ट्रेंड है इसमें। अच्छा, कैन आई एक्सप्लेन दिस अगेन? अच्छा कशिश देखो, अगर तुम्हारा टेम्परेचर अभी 36 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारी एनवायरनमेंट का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो तुम कोई ना कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रही होगी एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब लेट्स से दैट हीट एनर्जी ट्रांसफर जो तुम कर रही है वो एक्स है, द रेट एट विच यू आर ट्रांसफरिंग दैट दैट इज एक्स। अब मैं तुम्हारा टेम्परेचर उठा के कर दूं 100 डिग्री सेल्सियस,
तो तुम हीट जो लूज करोगी इन्वायरमेंट को वो ज्यादा जल्दी करोगी। क्यों? बिकॉज ऑफ तुम्हारा जो टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसके बीच में ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ गया। 36 माइनस 25 वॉज अ स्मॉल डिफरेंस, 100 माइनस 25 इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, तो जो हीट लॉस होता है, सबसे पहले तो इस बात को समझो हीट लॉस क्यों होता है। हीट लॉस या हीट ट्रांसफर इसलिए होती है बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। तो वो चाहती है हम थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, हम दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, तो इसलिए हीट लॉस होती है। दूसरी चीज क्या, हीट लॉस के जो फैक्टर होता है, जो हीट लॉस को ज्यादा करवाता है या हीट लॉस को कम करवाता है, वो क्या करवाता है, वो करवाता है जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में बहुत बड़ा है तो फिर जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में बहुत छोटा है, ठीक है, तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर आहिस्ता आहिस्ता होगी होगी होगी। तो करना तो है थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन, लेकिन आहिस्ता हो जाएगी वो बात। तो इस केस में वो कह रहे हैं भाई हमने पावर एक रखी थी, पहले हमने कोई और पावर रखी हुई थी, ये नजर आ रहा है कोई और करंट वोल्टेज था, फिर बोल रहे हैं कोई और करंट वोल्टेज था। वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये चेंज करने पे व्हाई कैन वी अज्यूम द थर्मल लॉसेस टू बी कांस्टेंट। उसका रीजन ये है कि आपने पावर तो चेंज कर दी, मसला क्या है, अभी भी आप पानी बॉईल ही कर रहे हो, तो पानी अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पहुंच चुका है, तो अपनी स्पेसिफिक लेटेंट हीट पे है। ठीक है, तो जब तक वो पूरा बॉयल नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करने वाला। तो इवन इफ यू प्रोवाइडिंग मोर पावर और लेस पावर, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि पानी का और जो इन्वायरमेंट का डिफरेंस है वो वही है, वो वही आपके पास क्या है, दैट इज कांस्टेंट। अगर इन्वायरमेंट 25 है तो वो 100 पे, यानी 75 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। ठीक। अच्छा, डिटरमिन द वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सिखाया था इसको कैसे करेंगे। अच्छा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये कैसे निकलती है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन द मास। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मास इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी, इस बात को समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी, तो अब जो पानी जो गेन कर रहा होगा हीट एनर्जी, वो कहां कहां से आ रही है। ठीक है, वो यहां से आ रही है, वो यहां से ही आ रही है, हीटर के पास से आ रही है, दैट्स ओनली कमिंग फ्रॉम द हीटर। दूसरी बात क्या है, दूसरी वी नीड टू अकाउंट फॉर द हीट लॉसेज एज वेल, तो कोई ना कोई हीट लॉसेज भी लाजमी होंगे इसमें। ठीक है, तो बेसिकली जो पावर है फ्रॉम द हीटर, वट एवर जो है वी हैव पावर फ्रॉम द हीटर, तो हीट सप्लाइड बाय हीटर इक्वल्स टू लेटेंट हीट जो पानी को बॉईल करने में इस्तेमाल हो रही है, प्लस सम लॉसेस। ये दो चीजें हुई, द हीट दैट इज बीइंग सप्लाइड, दैट इज बीइंग यूज्ड टू बॉईल द वाटर, एंड देयर आर ऑब्वियसली आल्सो सम लॉसेस। ठीक है, अच्छा, हीट सप्लाइड कैसे निकलेगी, हीट सप्लाइड ऐसे निकलेगी, वी बीन गिवन द करंट एंड द वोल्टेज। क्या दिया हुआ है, इन्होंने दो करंट दिए हुए, दो करंट दो वोल्टेज दिए हुए, इसका मतलब है वील नीड टू बी फॉर्मिंग टू डिफरेंट इक्वेशंस। ये याद करो हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हीट सप्लाइड कैसे आएगी, यू कैन वर्क दैट आउट थ्रू आई वी टी, राइट, करंट इनटू वोल्टेज, पावर देता है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे एनर्जी आ जाएगा। सो इतनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट जो है वो आपकी होती है एल एफ। ठीक है, दैट इज कैपिटल एल एफ। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, दैट इज एल एफ, ये होती है एल एफ अपॉन एम होती है, राइट, इट इज पर यूनिट मास हो जाती है स्पेसिफिक वाली। तो अगर मुझे एल एफ चाहिए तो वो क्या होती है, वो एल एफ इंटू एम हो जाती है, छोटा एल एफ इंटू एम हो जाता है। सो बेसिकली ये एल एफ जो है मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं छोटा एल एफ इंटू मास, प्लस आई नीड टू ऑल्सो रिटेन सम लॉसेस, तो मैं उन लॉसेस को कह रहा हूं एच। नाउ लेट्स फॉर्म टू डिफरेंट इक्वेशंस। आई क्या है हमारा 1.2 230, सो पहली इक्वेशन 1.2 230, पहला वाला टाइम क्या था, पहला वाला टाइम ये था कि पहले 10 मिनट के लिए 56 ग्राम एवेपोरेट हुआ था, तो पहले 10 मिनट यानी 10 इंटू 60 सेकेंड्स। अच्छा, तो हमें ये एल एफ निकालना है, और मास क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है 56 ग्राम। आंसर हमें जूल पर ग्राम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं ग्राम में छोड़ रहा हूं, मैं किलोग्राम नहीं कर रहा। तो 56 ग्राम्स, लेट्स पुट दैट इन। उसके बाद दी सम हीट लॉसेस दैट वी नीडेड टू एंटरटेन, हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है जी, मैं इसको हल्का सा छोटा कर रहा हूं बिकॉज देयर इज एनफ स्पेस। अच्छा, अब इधर आ जाओ, दूसरा क्या था, दूसरा 1.0 और 190 था, 1.0 190, और क्या कर रहे हैं हम, सॉरी 1.0 190 टाइम से मल्टीप्लाई करना है, इसका टाइम क्या था 32 ग्राम, क्या था 12 से 22, यानी अभी भी 10 मिनट ही है। सो 10 इंटू 60, और फिर ये हो जाएगा वंस अगेन एल एफ, मास से मल्टीप्लाई करोगे 32 ग्राम्स था, प्लस सम हीट लॉसेस
दैट वी नीड टू एंटरटेन। ये दो इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है जी। आज जल्दी से क्लास में आई कीप कंटिन्यू टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करते हैं जब तक हमारा समझने का टाइम होगा, ठीक है, रह गए बात। अच्छा, ये हमने इतना कर लिया। ये दो इक्वेशन आपको लाजमी बनानी होंगी बिकॉज आपको दो दो दी है। अब आप क्या करोगे, यू विल नाउ मेक दिस द सब्जेक्ट और इसको हटा दोगे, क्योंकि ये दो इक्वेशन बनवाते क्यों है आपसे, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट एवर कैलकुलेट दीज हीट लॉसेस व्हाट दीज आर। तो आपको एंटरटेन करने पड़ते हैं और ये अज्यूम करना पड़ता है दोनों बिटवीन बोथ थिंग्स कांस्टेंट है। जब हमने अज्यूम कर लिया बिटवीन बोथ थिंग्स कांस्टेंट, हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा एच जो है वो हमारे आंसर को गलत ना लेके आए, ठीक है। इफ समवन सेज हीट सप्लाइड इक्वल्स टू लेटेड हीट, तो उसको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे इस 4 मार्क की कैलकुलेशन में, उसको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू एंटरटेन दिस हीट लॉसेस एच। अच्छा, लेट्स कैलकुलेट दिस। ऐसा करते हैं, यहां पे एच को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो 1.2 इंटू 230 इंटू 10 इंटू 60 इज 165600 -56 LF इक्वल्स टू एच, ठीक है जी। इधर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 इंटू 190 इंटू 10 इंटू 60 दैट इज 114,000 इक्वल्स टू 32 LF प्लस एच की जगह अब ये डाल रहे हैं 165600 -56 LF। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, लेट्स सेंड बोथ ऑफ देम ओवर देयर। 56 माइनस 32, सो ये हो गया 24 LF, और 16,5,600 माइनस 11,04,000, ये क्या है, ये आ गया 51,600। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट? So 51,600 divided by 24, that is coming out to be 2150, ठीक है। नाउ यू नीड टू ऑलवेज अकाउंट दीज हीट लॉसेस। हमेशा दो इक्वेशन बनेंगी, हीट लॉसेस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हटाना पड़ेगा ताकि ये आंसर गलत ना लेके आए। तो 2150 आया। We use two significant values 56 32, so let's quote this to two significant, this becomes 2200 joule per gram, ठीक है, very big rounding off, so I'll probably using 2150 for the next parts. Calculate the rate at which thermal energy is transferred to the surroundings. तो thermal energy जो transfer हो रही है to the surroundings। अच्छा, अगर मुझे निकालना है व्हाट इज द रेट जिस पे थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो बेसिकली दैट पावर विल बी थ्रू वट एवर हीट लॉसेज आई एम गेटिंग, दैट डिवाइड बाय द टाइम। हीट लॉसेज इन एनर्जी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, पावर होता है विच इज रेट ऑफ एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड। तो हीट लॉसेज जो ट्रांसफर हो रहे हैं सराउंडिंग, हीट लॉसेज को मैं टाइम से डिवाइड कर लूँ। अच्छा, हीट लॉसेज कहां से आएंगे? हीट लॉसेज यू कैन कैलकुलेट थ्रू एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, उसके अंदर चीजें रख के निकाल लोगे, ठीक है। सो लेट्स वर्क आउट हीट लॉसेज, लेट्स से इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन। सो heat loss equals to 16,5,600 minus 56 and 2150 लूंगा for specific latent heat. So Kashish tells us that the heat losses are 45,200 joules, and then lastly 45,200 joules, और जो ये पहले वाला टाइम था इसका क्या था टाइम? इसका टाइम 10 मिनट था, तो 10 मिनट से डिवाइड कर देते हैं 10 into 60. What is the rate of heat losses coming out to be? 75.33 watts, 75 watt मुझे लगा ठीक है। क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर विद ऑल ऑफ यू? ठीक है, किसी को देखने हैं ये सारे सवाल, ये जो ऐसे टाइप ऑफ सवाल हैं ये रीसेंट है। रीसेंट से क्या मतलब है? थर्मोडायनेमिक्स का जो ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस था, जो प्योर थर्मोडायनेमिक्स के सवाल थे, स्पेसिफिकली हीट वाले और ये सारे, इनका ट्रेंड चेंज हो गया। पहले वाले कुछ और थे, वो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, अब वाले कुछ और हैं, वो भी यूट्यूब पे अपलोडेड। मैंने आप लोगों के साथ ही करे वो सवाल, ठीक है। सो एक है ओल्ड ट्रेंड, एक है न्यू ट्रेंड। ये न्यू ट्रेंड वाला इज मोर लाइकली टू कम, ठीक है जी, देन द ओल्ड ट्रेंड। तो न्यू ट्रेंड, ओल्ड ट्रेंड तो वैसे भी इतना मुश्किल नहीं था, न्यू ट्रेंड वाला ज्यादा मुश्किल है, ये हीट लॉसेस वाली कहानी। सो बस एक दफा देख लेंगे, ये कुछ ही 4-5 क्वेश्चन आए हैं, इनमें से कोई 1-2 अटेम्प्ट कर लें ताकि ये चीज दिमाग में बैठ जाए, हो सकता है कि आपके पेपर में ये आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, a mass is suspended vertically from a fixed point by means of a spring as written in figure 4.1. The mass is oscillating vertically. The variation with displacement x of acceleration a of the mass is shown in figure 4.2. ये acceleration और displacement graph दिया हुआ है। State what is meant by the displacement of the mass on the spring. What is displacement of the mass on the spring?
तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद है किसी को? हाउ डू आई राइट डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर? व्हाट्स डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर डिफाइन करने गया? सो आई राइट दैट एज shortest distance from mean position, that is not nahin. You'll write this as the distance moved by the mass from its equilibrium position the distance moved by the mass from its equilibrium position along a specific line of action in a particular direction. ये आप लोग कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, ये तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कभी जिंदगी में। तो याद करो आपकी एएस की जो डेफिनेशन थी डिस्प्लेसमेंट की वो यही थी। इट वाज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। ये याद नहीं होगा, बेसिकली क्लियर क्या करके आना है एग्जाम में, क्लियर करके ये आना है कि इक्विलिब्रियम, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्विलिब्रियम पोजीशन से होती है, इसका फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, दूसरी बात ये एक लाइन में होगा, राइट? ऑब्वियसली वर्टिकली देख रहोगे या हॉरिजॉन्टली देख रहोगे या स्लांट पे देख रहोगे, होगा एक ही लाइन में। दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये हो गई डायरेक्शन के रिलेटिव है, यानी ऊपर को पॉजिटिव बोल रहा हो तो नीचे को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें क्लियर करके आनी है डिस्प्लेसमेंट के मामले में। कहीं से मेजर होती है, किसी लाइन के अलोंग मेजर होती है। तीसरी बात ये डायरेक्शन का इसमें खास ख्याल रखना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, then suggest how figure 4.2 shows that the mass is not performing simple harmonic motion. Any idea why this is not performing simple harmonic motion? Line is not straight. ये okay. As in जल्दी the line is not straight. As in तुमने इसी वेबर का सवाल भेजा था ना थर्मोडायनेमिक्स का, विंटर 1941 या 43 का भेजा है, वो एक ही होगा। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा सवाल भेजा तुमने? अच्छा, the amplitude of oscillation of the mass may be changed. State the maximum amplitude x naught for which the oscillations are simple harmonic. तो इसमें कौन सा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आई कैन टेक फॉर विच दी ऑसिलेशन आर सिंपल? विंटर 2042। चलिए चलो वो मैं करवा दूंगा, देखते हैं। अच्छा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक चाहिए तो आई वांट जो भी मेरे पास, जहां तक मेरे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं यहाँ पे कहां पे तक बन रही है। I believe the straight line is forming till over here, which is 0.9, ठीक है जी, 0.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, ऊपर देख लेते हैं 0.9 सेंटीमीटर ग्राफ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो हाँ बना हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। तो 0.90 सेंटीमीटर्स शुड बी माय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट आई कैन से, जो मैं इसको करवाऊंगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा। For the simple harmonic oscillation of the mass, use figure 4.2 to determine the frequency of the oscillations. Frequency, how do I work out? क्या करें क्या ना करें using this figure? पहले gradient, फिर then root. Okay जी, so perfect. Gradient से भी कर सकते हो। दूसरी बात ये, क्योंकि ये लाइन origin में से पास कर रही है, so you can also use रेशियो वाली चीज, ठीक है जी, मतलब एक्सलेरेशन और एक्स को इक्वेट कर सकते हो। सो यू ऑल नो कि एक्सलेरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। ऐसा करते हैं, एक्सलेरेशन की वैल्यू उठाते हैं, एक्स की वैल्यू उठाते हैं और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल ओनली वर्क कब? क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही, तो इसमें रेशियो और ग्रेडियंट का मतलब एक ही हो जाता है, वैसे वरना ये ग्रेडियंट है, ठीक है। दिस इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स, सही है जी। अच्छा, तो अगर लाइन ओरिजिन में से पास नहीं करी तो फिर ग्रेडियंट इस्तेमाल करना लाजमी हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन कौन सी उठाएं, कौन सी अच्छी लगे एक्सेलरेशन अभी? आई लाइक दिस एक्सेलरेशन, ये 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, यानी ये 0.75 आ रहा है।
सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, ओमेगा को भी खोल देते हैं 2 पाई एफ से, सो -2 पाई एफ होल स्क्वायर। एक्स क्या था? 0.75, सो -0.75 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में था, राइट? ये आ गया, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस, दिस बिकम्स, ये और ये कट जाएगा, 1/0.75 इंटू 10⁻⁻2 and then 4 pi square equals to f square. Root both answers, so you'll get f. So what's f coming out to be? 1.8377, 1.8377, which is, कितना लिखेंगे हम इसको? टू सिग्निफिकेंट ये रीड ऑफ कर सकते हैं, आई बिलीव 0.55, 0.6, और ये हम इसको टू सिग्निफिकेंट लिख देते हैं बस, 1.8 हर्ट्ज। एक्चुअली अब आ जाओ इस बात पे, the maximum speed of the mass when oscillating with simple harmonic motion of amplitude x naught is v naught. On figure 4.3, the variation with displacement x of the velocity v of the mass for displacements plus x naught to minus x naught. तो velocity की variation दिखानी है for the displacement. ग्राफ कैसे बनता था इसका? ये आजेन ने डायरेक्ट में किया है, बिल्कुल गुड, वेरी गुड आजेन। just make a circle, just make a circle, yes, तो it was a circle, but जरूरी नहीं है हर दफा सर्कल बने, ठीक है, हो सकता है कई बार ओवल बने, हो सकता है कई बार इलिप्स बने, तो वो देखना पड़ेगा। खैर बहरहाल क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि वी नॉट कहां आता है, वी नॉट आता है बिल्कुल बीच में, व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है, याद रखना है। तो पेंडुलम जब स्विंग करता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब पेंडुलम यहाँ पे होता है बीच में, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो होती है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो होती है, यहाँ पे इसकी वी मैक्स होती है यानी वी नॉट होती है, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट या वॉटेवर जो भी कहना है। तो एक्स नॉट पे वी जीरो होता है, एक्स जीरो पे वी नॉट होता है, ठीक है जी। तो एक्स जीरो पे वी नॉट होगा, सिमिलरली एक्स जीरो पे वी नॉट होगा, एक्स नॉट पे वी जीरो होगा, एक्स नॉट पे वी जीरो होगा, ठीक है जी। सो दिस इज, अब हमें जो है वो एक ग्राफ बनाना है which is going to be in the form of a circle. So let's just draw this. ठीक है, बहुत ही वाहियात सा बना है बट प्लीज बेयर विद, ठीक है, मैं इससे अच्छा और नहीं बना के दे सकता आप लोगों को, आप लोगों को थोड़ा सा और प्यारा सा बना देना, ठीक है जी। सो दिस इज आर सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट अप, ये वाला सवाल हम नहीं कर सकते हैं, ये वाला कर लेते हैं, होपफुली अजान से पहले खत्म हो जाएगा। स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इन अ वैक्यूम, स्टेट द नेम ऑफ एनी अदर सिंबल यूज्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की फॉर्मूला क्या था? gm ओवर r, कशिश, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E over 4 pi E naught r square q upon r 4 pi E naught, q over 4 pi E naught r square, q over 4 pi E naught r square, yes। तो गलती से यहाँ पे k q अपॉन r square नहीं लगेगा, k q अपॉन r square बिल्कुल ठीक है, इट्स करेक्ट, बट ये k हमारे लिए, ठीक है, ये एग्जैक्ट कांस्टेंट आपको लिखना है, सो दैट एग्जैक्ट कांस्टेंट इज, ये आ गया q, ये आ जाएगा 4 pi E naught r square, ठीक है जी। अच्छा जी, पाई क्या है? अन्य ने पाई भी नहीं बताया हुआ तो पाई भी बताना पड़ेगा। पाई इज रेशियो ऑफ circumference to diameter of a circle, और ई नॉट क्या था वो मुझे खुद याद नहीं रहता, ई नॉट जो है ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। तो ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बेस्ट होगी। Okay. 2 point charges A and B are situated at distance 10 centimeter apart in a vacuum as described in figure 6.1. 10 सेंटीमीटर अपार्ट है वैक्यूम में, ठीक है, A और B x वेरिएबल डिस्टेंस है पॉइंट P का, ठीक है। The variation with distance x of the electric field strength E at point P is shown in figure 6.2.
ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है, ठीक है। State and explain whether the charges A and B have the same or opposite signs. So do the charges have same or opposite signs? जेन ने भी सही जवाब दिया और रीजन भी बिल्कुल परफेक्ट दिया। क्या ये हमें आज बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता? तो यस, आप सब लोगों ने ही जो है जवाब सही दिया था। सो दीज विल बी ऑपोजिट साइंस, ठीक है। दीज विल बी ऑपोजिट साइंस, वो क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ में अगर अगर सेम होते तो फिर नल पॉइंट आता, यानी ये ग्राफ पे इंटरसेक्शन होती है यहाँ पे। या फिर वजीहा ने रीजन बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव से नेगेटिव जाती क्योंकि डायरेक्शन चेंज करती, ठीक है। सो यू कैन राइट एनी ऑफ द टू ऑपोजिट साइंस एज देयर इज नो नल पॉइंट, या फिर जो वजीहा ने बोला एज द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। वेरी गुड बोथ ऑफ यू, और बाकी सबको भी। अच्छा जी, फिर आपसे पूछ रहे हैं डू दीज चार्जेस हैव द सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स? तो लुकिंग एट द ग्राफ, डू द चार्जेस हैव सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स? So the charges are of the same nature, sorry same nature कह रहा हूं, are yes, charges are same magnitude, वो क्यों? Because there is this line of symmetry, ये line of symmetry आ रही, ठीक है जी। सो लाइन ऑफ हमारे पास सिमेट्री आ रही है। सो सेम मैग्नीट्यूड as there is a line of symmetry। Continuing onwards, क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी पे ये इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, ठीक है। Without calculation, state and explain the variation in the magnitude of the acceleration as the without calculation, state and explain the variation in the magnitude of the acceleration of the electron as it moves from the position where x equals to 3 to the position where x equals to 7। तो बोल रहे हैं कि ये x equals to 3 से x equals to 7 जब जाते हैं तो can you state and explain the variation of the acceleration of the electron with the distance? सो कोई आइडिया कैसे करेंगे ये सवाल? एनी आइडियाज किसी के पास? कैन आई somehow work out the acceleration through this graph? नो आइडियाज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? Force applied per unit charge. So electric field strength was basically force per unit charge. If I want to get what's the acceleration, I can basically say electric field strength equals to mass into acceleration upon charge. And then from here, we can say that mass and charge are constant, for example, and then we can get the direct variation of the acceleration out from the electric field strength. कि जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एक्सीलरेशन भी एग्जैक्ट वैसी ही चीज कर रही होगी, ठीक है। सो इफ वी लुक एट 3 सेंटीमीटर्स, सो व्हाट डू वी सी? वी सी के 3 सेंटीमीटर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये थी, ये करती है डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, मिनिमम में पहुंचती है। मिनिमम के बाद ये 7 सेंटीमीटर्स तक क्या करेगी? इंक्रीज करेगी दोबारा से, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेट्स राइट दिस डाउन। सो कैसे लिखेंगे हम? लेट्स इसको एक्सप्लेन करना, तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन तो हम वैसे ही देंगे जो हमने अभी करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज and F equals to mass into acceleration. So therefore electric field strength becomes directly proportional to acceleration, ठीक है। from 3, कितना सेंटीमीटर था ये? from 3 to 5 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर
the electric field strength decreases. So acceleration also decreases. Also decreases. ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर पे हम मिनिमम पे हैं, तो 5 सेंटीमीटर हम मिनिमम है। वुप्स, तो at 5 सेंटीमीटर the acceleration या the electric field strength and acceleration are at a minimum. मिनिमम, और फिर क्या है कि हमारे पास 5 से लेके 7 तक हम दोबारा से इंक्रीज करें, तो फ्रॉम 5 to 7 सेंटीमीटर the acceleration increases. ठीक है जी, बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू भी लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं, बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और चीज मैं और लिख सकता हूं, वन मोर थिंग दैट आई कैन राइट, वी कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हर वक्त पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सारी हर वक्त एक ही डायरेक्शन में थी, सो दैट मींस द एक्सेलरेशन वाज आल्सो इन वन डायरेक्शन ही। ठीक है जी, सो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is always positive, acceleration is in one direction only। ठीक है जी, अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये पार्ट सबको? अहमद आपको क्लियर हो गया? ओके जी, मूविंग ऑनवर्ड्स ये वाला सवाल हम नहीं कर सकते हैं। लेट्स डू दिस वन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर हैज द करंट आई, the wire passes through a horizontal card EFGH as shown in figure 8.1 and 8.2। तो ये वायर जा रहा है EFGH और ये करंट आउट ऑफ द पेपर इसमें हमें ऊपर टॉप व्यू दे दिया। On figure 8.2 draw the pattern of the magnetic field produced by the current carrying wire on the plane EFGH। 3 मार्क्स का, तो इसमें किन 3 बातों का हमें ख्याल रखना है? Which 3 things should I be showing? Circular distance between them should increase। अच्छा, 2 चीजें हमें अहमद ने बता दी, अहमद ने बताया पहले तो सर्कल्स बनाएंगे आप। ठीक है जी, सर्कल बनाओ। ठीक है जी, जो बाहर जा रहे हैं सर्कल, जो दूर है सर्कल उनका उनको बड़े बनाओगे या उनको दूर दूर बनाओगे और मजीद। और फिर क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रिक डायरेक्शन कैसी होगी? वेरी गुड, तो 2 चीजें हो गई। हाउ डू आई मार्क आउट द डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। यस वजीहा, एटलीस्ट 3 सर्कल्स। तो कुछ बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्या बातें? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, थंब रूल। ठीक है जी, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ टुवर्ड्स यू आउट ऑफ द पेज, तो आपकी यूं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये सारी लाइंस मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दी। ठीक है, एटलीस्ट 3 सर्कल बनाने होंगे। और लास्ट बात क्या है? लास्ट बात ये है कि जो डिस्टेंस यहां से ये दिखा रहे हो, ठीक है जी, then this distance, let's say this is r1, let's say this is r2, and let's say this is r3, so it should be clear that r1 is less than r2 and r2 is less than r3। ये क्यों करते थे? बिकॉज जो फील्ड लाइंस दूर जाती हैं, जो दूर होती हैं वो वीक होती है, सो वी नीड टू शो देम फर्दर अपार्ट ताकि वो वीकनेस भी नजर आ जाए। फिर क्या बोल रहे हैं? two long straight parallel wires P and Q are situated at a distance of 3.1 centimeter apart as illustrated in figure 8.1, 8.3, 6.2, 8.5 amperes wire P, wire Q. The current in wire P is 6.2, the current in wire Q is 8.5. The magnetic flux density at a distance x from a long straight wire carrying current I is given by the expression B equals to mu naught I upon 2 pi x, where mu naught is the permeability of free space। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट वायर क्यू ड्यू टू द करंट इन वायर पी। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है जी,
ये कहां से आएगी, ये यहां से आएगी जब ये वायर पी की यहां से कोई ना कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहां से कट कर रहा है इसको, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, वायर पी की वजह से व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट वायर क्यू, ठीक है जी। तो उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ, वी विल यूज दिस, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। म्यू नॉट की वैल्यू ये मुझे भी याद नहीं होगी, आपको भी याद नहीं होगी, कॉन्स्टेंट्स में जाके देख लेते हैं क्या थी भाई ये। 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ठीक है जी। 4 पाई इंटू 10 पावर -7, दैट इज म्यू नॉट। सो 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ठीक है जी। और ये आ गया 2 पाई, डिस्टेंस तो हम डाल देंगे 3.1। मुझे ये बताओ, मैं करंट जो है Q का डालू 8.5 या मैं P का डालू करंट 6.2, विच करंट शुड आई बी यूजिंग? 6.2। हम वायर P का करंट इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, हम वायर P का इस्तेमाल करेंगे। वायर P का इस्तेमाल क्यों करेंगे? बिकॉज इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं क्यू, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रही है क्यू पे वो निकालना चाहते, सो वी विल पुट इन इसका करेक्ट ओवर हियर। सो ये आ गया, व्हाट इज बी वर्किंग आउट टू बी? 4 इंटू 10 टू द पावर -5। चेक कर लेते हैं 6.2। अच्छा, मेरे पास ख्याल से हम सबको टू सिग्निफिकेंट दी हुई थी, तो आई विल राइट दिस 4 इंटू 0 × 10 पावर -5 जबरदस्ती। फिर क्या है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इन न्यूटन पर मीटर एक्टिंग ऑन वायर क्यू ड्यू टू द करंट इन वायर पी। हाउ डू आई वर्क आउट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन क्यू? व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू पर यूनिट लेंथ? बी आई एल। तो एफ इक्वल्स टू बी आई एल, राइट। और फिर उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ मांगा है, यानी फोर्स को इन्होंने लेंथ से डिवाइड किया, राइट। तो ये वाली लेंथ में इधर डिवाइड में ले आया, तो ये बन गया सिर्फ बी आई, राइट। सो बी क्या हो गया, बी हो गया हमारा 4 इंटू 10 पावर -5। ये पी की वजह से है क्यू पे, और करंट हम अब क्यू का लेंगे क्योंकि हम इस पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो 8.5 एम्पियर हम इसका ले लेंगे। सो व्हाट इज दिस वैल्यू दैट वी आर गेटिंग? 3.4 into 10 to the power -4. So 3.4 into 10 to the power -4. थैंक यू। अच्छा जी, फिर क्या पूछ रहे हैं, द करंट इन वायर्स P एंड Q आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। आपको नजर आ रहा है, एक में 6.2, एक में 8.5। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द फोर्सेस पर यूनिट लेंथ ऑन द टू वायर्स विल बी डिफरेंट। तो P तो Q पे फोर्स लगा रहा है ये 3.4 की, क्या Q P पे यही फोर्स लगाएगा या कोई और डिफरेंट फोर्स लगाएगा? एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सेम, वाई सेम? they will be same as Newton's third law states that if P exerts a force on Q, Q will exert an equal and opposite force on P, ठीक है जी। दूसरी बात, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी नहीं भूलिएगा। प्रूफ क्या है, आपने पहले किया B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। लेट्स से आपने क्या कहा, आपने कहा, आपने ये इस्तेमाल किया करंट ऑफ P, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने F इक्वल्स टू बी आई एल निकालने की कोशिश करी और फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला हुआ है, तो F अपॉन एल बोल दिया हमने, क्या आ रहा है, वो आ रहा है बी आई। और इधर से ये B की जगह क्या आ जाएगा, ये B की जगह आ जाएगा म्यू नॉट आई करंट इन P अपॉन 2 पाई एक्स। और ये क्या है, ये करंट है Q का, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, हो सकता है वो आ जाए, तो ये सब चीजें कांस्टेंट है। सो देयरफॉर आपकी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईपी इंटू आई क्यू के। अब मैं चाहे आई क्यू के थ्रू कैलकुलेशन करूं या आईपी के थ्रू कैलकुलेशन, एंड में आंसर आईपी इंटू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईपी इंटू आई क्यू थी। अब पहले उसमें होगा सिर्फ, उसमें आई क्यू और आईपी की पोजीशन बदल जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता।
पहले ये मल्टीप्लाई करो, पहले बाद में वो मल्टीप्लाई करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। बाकी न्यूटन थर्ड लॉ भी लिख दोगे। अगर कोई ये लिख के आए कि बिकॉज द फोर्स पर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स, तो वो भी सही है, ठीक है। दिस इज द अदर रीजन, अगर किसी को ये पता था तो वो भी लिख के आए, तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अच्छा, NMRI नहीं है कोर्स में, लेट्स डू दिस। A bridge rectifier using 4 ideal diodes is shown in figure 10.1। ये 4 डायोड्स है, इनपुट ए बी पे दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो इन दोनों टर्मिनल्स पे लग रहा है आर के क्रॉस। The sinusoidal alternating electromotive force applied between points A and B has a root mean square value of 7.0 volts। ठीक है, ये इसकी RMS वैल्यू, दिस इज VRMS। अच्छा, on figure 10.1 circle the diodes that conduct, then B is positive with respect to point A। तो जब B पॉजिटिव होता है with respect to point A, so which two diodes should I be circling? B के राइट वाला और दूसरा वाला A के लेफ्ट वाला। वेरी गुड। सो आज़ेन सेज मेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट यहां से जाएगा, इसमें से जाएगा, यहां नहीं जा सकता क्योंकि ये गेट ब्लॉक्ड है यहां से, तो ये इधर से आएगा, रेजिस्टेंस से पास थ्रू करेगा। अब इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, लेकिन इधर आने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो जाना नहीं है इसको, तो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव में जाने के लिए, विल कम इनटू द नेगेटिव। ये जी क्या चीज रिपीट कर दूं अहमद? अंडरस्टूड, ओके। कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर। तो हाउ डू आई वर्क आउट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर? आइडिया, वी हैव बीन गिवन द VRMS वैल्यू, उसके थ्रू हम V नॉट ओवर √2 निकाल सकते हैं। सो V नॉट निकालना है हमें, तो V नॉट निकाल लेते हैं, यानी ये 7 इंटू √2 हो जाएगी, ठीक है। तो आज़ेन कह रहे हैं वो आ रही है 9.899। लेट्स राउंड दैट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट, तो ये हो जाएगी 9.9, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अप, a capacitor is connected into the circuit to produce smoothing of potential difference across resistor R। The variation with time t of the potential difference V across resistor R is shown in figure 10.2। तो ये ऑब्वियसली कोई ना कोई रेक्टिफाइड वोल्टेज था ये, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से, जिसको हमने कैपेसिटर लगा के स्मूथ कर दिया, ठीक है जी। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। अच्छा, वी आर गेटिंग, दिस इज द रिपल। On figure 10.1 draw the symbol for a capacitor connected so as to produce smoothing। तो कैपेसिटर कनेक्ट करना है ताकि स्मूथिंग प्रोड्यूस हो। हाउ डू आई कनेक्ट द कैपेसिटर इन दिस सर्किट? parallel to what? Parallel to the load। you will always connect it parallel to your load। so ये हो गया हमारे लोड के इस तरीके से पैरेलल। एक्चुअली सो दिस इज क्या चीज मार्क करना था इसको? नहीं, हमने ऐसे ही लिखा है। अच्छा, फिर कह रहे हैं स्टेट द इफेक्ट if any on the magnitude of the ripple on V, then separately a capacitor of larger capacitance is used। तो अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा दूं तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल को क्या होगा? ये बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी या सेम रहेगी? इंक्रीज, स्मॉलर, रेजिस्टेंस वुड डिक्रीज। नहीं, आज इन रेजिस्टेंस चेंज थोड़ी करिए, कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर कैपेसिटर ऑफ लार्जर कैपेसिटेंस इस्तेमाल करिए। सो हमने सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ाई है, ठीक है जी। तो आई बिलीव कशिश ने आंसर सही दिया है, कशिश ने कहा है डिक्रीजेस, ठीक है जी। वो क्यों बोला कशिश ने, इस बात को भी समझ लेते हैं कि ये डिक्रीजेस किस खुशी में होगा। अच्छा, ना व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, पहले तो ये रियलाइज कर लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या था, और फिर उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। टाइम कांस्टेंट ये था कि जब वोल्टेज डिके करता है तो वोल्टेज, जब ये जो वी नॉट है, ये वी नॉट, ये जब अपनी 2/3 से डिके कर जाता है, यानी सिर्फ 1/3 वी नॉट रह जाता है, तो जो टाइम लगा था उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब वी ऑल अग्री के रेड वाली जो लाइन है उसका टाइम कांस्टेंट कम है, उसका नजर आ रहा है वो 1/3 वी नॉट पे पहले पहुंच गई है, ये रेड वाली लाइन, ठीक है। T2 इज डेफिनेटली लेस देन T1, ठीक है। अच्छा, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि टाइम कांस्टेंट जो है वो RC है। तो इफ मैं उधर ही कर रहा हूं, उसके सामने ही वर्किंग कर रहा हूं। सो इफ
जो है मैंने कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया है, इफ आई हैव इंक्रीज द कैपेसिटेंस, तो क्या होगा, मेरा टाइम कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा, राइट तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी लाइक द T1 वाला, इट विल बी लाइक द T1, यानी ये होगा कि ये डिस्चार्ज करने में ज्यादा टाइम लेगा। सो बेसिकली अब ये इतना ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करेगा यहाँ इस पॉइंट तक, ये बस इतना ही डिस्चार्ज करेगा, ठीक है जी, एंड देन चार्ज होगा, फिर इतना ही डिस्चार्ज करेगा, फिर चार्ज होगा, फिर इतना ही डिस्चार्ज करेगा। तो हुआ क्या, हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल डिक्रीज हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? जस्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बना भी देता हूँ ताकि जो है वो हमें दिमाग में रहे, ये कैसे हुआ। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रजिस्टर आर हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस। सो अगर हम रजिस्टर आर की रेजिस्टेंस स्मॉल कर दें, तो वी ऑल नो कि क्या होगा, उसकी वजह से टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, यानी ग्राफ विल बी मोर लाइकली लाइक द T2 वाला ग्राफ, यानी वो जल्दी डिके कर जाएगा। तो जल्दी जब डिके करेगा तो वो इस वैल्यू से ज्यादा डिके कर चुका होगा, फिर चार्ज करेगा, फिर उस वैल्यू से ज्यादा डिके करेगा, फिर चार्ज करेगा, फिर उस वैल्यू से ज्यादा डिके करेगा, फिर चार्ज करेगा, एंड देन तो व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल इन दिस केस? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल इंक्रीजेस, यस। सो ये आपका ग्रीन वाला छोटा है, रेड वाला बड़ा है, सो इन दिस केस योर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल इंक्रीजेस। क्लियर, सबको समझ में आया? ठीक है जी। ये जो सवाल है ये अपनी नौइयत का एक सवाल, एक मतलब ये अपनी नौइयत का ये पहला और मेरे ख्याल से एक ही सवाल आया हुआ इस तरीके से। वी डन दिस इन द लेक्चर एज वेल, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिंग करंट्स में करा था, ये शायद कैपेसिटेंस में किया था, किसी दो में से किसी जगह एक जगह किया हुआ है, ठीक है जी। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, अच्छा सवाल है, इसको अंडरस्टैंड करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल को क्या होगा जब टाइम कांस्टेंट चेंज करता है, ठीक है जी। तो जस्ट देन वर्कआउट उसके आगे, अच्छा सवाल है, ठीक है, कीप दिस इन योर हेड, क्योंकि ये एक ही अपनी नौइयत का एक ही सवाल आया भाई। अच्छा, विद रेफरेंस टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क फंक्शन एनर्जी। तो वर्क फंक्शन एनर्जी क्या थी, इट वाज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू ऑकर। ठीक है, नहीं मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन भी कर रहा हूं कि वो क्या था, दैट इज emission of electrons from surface of metal। अच्छा जी, अब आ जाओ, द वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ अ क्लीन मेटल सरफेस इज 5.5 × 10⁻⁹, ये वर्क फंक्शन एनर्जी दी है। Electromagnetic radiation of wavelength this is incident on the metal surface, the metal is in a vacuum, calculate the photon energy। How do I work out the photon energy of a wavelength 280 nanometer? hc upon lambda, so E equals to hc upon lambda, ठीक है जी। सो hc क्या है, h है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c क्या है, दैट्स 3 इंटू 8, लैम्डा क्या था, दैट वाज 280 इंटू 10⁻⁹। व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? ओके, आई एम 7.1 इंटू 10⁻⁻19, 7.1 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है जी। टू सिग्निफिकेंट लिख रहे हैं, टू सिग्निफिकेंट आंसर दिया। The maximum speed Vmax of the electrons emitted from the surface. How do I work out which formula to use to work out the maximum speed of the electrons? कोई formula याद आ रहा है? No formulas. I believe we can use Einstein's formula. EV equals to half mv square. नहीं, not EV equals to half mv square. We'll use Einstein formula. Einstein का जो formula था, E max equals to HFI minus HFO, ठीक है जी। so HFI minus HFO, HFI क्या था, the incident photon energy, HFO क्या था, this was the work function, ये work function है, ठीक है जी। इसको हम खोल लेंगे हाफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू V max होल स्क्वायर से, राइट। सो वील ओपन इट लाइक दिस, तो इसी तरह से कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बिकम
हाफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डेटा बुकलेट में दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा, 9.11 इंटू 10⁻31। ठीक है जी। यहाँ पे यू कैन सी दैट ये लिखा हुआ, ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। सो 9.11 इंटू 10⁻31 वी स्क्वायर लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। वी मैक्स सबको समझ आएगा, वी मैक्स ही आएगा वो। एच एफ आई, द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी वॉज दिस मच, 7.1 into 10 to the power minus 19. The work function of the material was 5.5 into the power minus 19. Let's work out what this V is. So 7.1 into 10 to the power minus 19 minus 5.5 into 10 to the power minus 19 into 2 divided by 9.11 into 10 power minus 31 and then eventually whole root your answer. ठीक है, ये 19 लिखा है, बहुत ही भाई सा। सो वजीहा दे रही है आंसर 5.9 इंटू 10⁵ और ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, 5.9 इंटू 10⁵। सो दिस बिकम्स 5.9 इंटू 10⁵। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ स्पीड लोअर देन वी मैक्स। वी मैक्स तो हमने निकाल ली, ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन वी मैक्स होती है, हमेशा इससे कम क्यों होती है? व्हाई वुड मोस्ट ऑफ देम हैव लेस देन वी मैक्स? एनर्जी इज लॉस्ट की बात तो सही है, बट व्हाट प्रोसेस? नॉट ऑल कैन एस्केप ड्यूरिंग इमिशन, नो। फोटो इलेक्ट्रिक, नो। ये हमने किया हुआ है। एनर्जी इज लॉस्ट इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन टू सरफेस ऑफ मेटल, राइट। बिकॉज हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे है या वो सरफेस के अंदर है। अगर वो अंदर हुआ तो फोटोन आके हिट करता है, तो उसको बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आसपास के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो फेस होगी उसको ओवरकम करके निकलना पड़ेगा। तो अक्सर बहुत सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी, तो इट गेट्स लॉस्ट इन दैट सेंस। ठीक है जी, सो उसको दिमाग में रखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली डू नॉट हैव वी मैक्स, इसी रीजन के लिए। अच्छा, then the electromagnetic radiation incident on the metal surface may change in intensity or in frequency. Complete figure 11.1 by inserting either increases or decreases or no change to describe the effects of the changes shown on the maximum speed and on the rate of emission of electrons. So reduced intensity at constant frequency. Maximum speed of electrons क्या होगा और rate of emission of electrons क्या होगा? What happens when I reduce the intensity और frequency constant रखता हूँ? मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ फर्क पड़ता है? याद है किसी को? अच्छा, आई बिलीव याद नहीं है, तो फिर वो डेरिवेशन याद रखना। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं, अहमद कह रहे हैं कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो चेंज। और अच्छा, गोइंग टू गो ओवर द डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या थी? डेरिवेशन ये थी कि आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। इसको अगर हम एनर्जी के फॉर्मूला से खोल दें तो एनर्जी होती है, सॉरी पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो पावर को खोल देते हैं एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ना एनर्जी को कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि फोटोन के टर्म्स में देनी है एनर्जी, तो एक फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ फोटोन है तो ये एन एच एफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो फाइनल फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी इक्वल्स टू एन अपॉन टी इनटू एच एफ अपॉन ए। दिस इज फॉर द इंटेंसिटी वाली कैलकुलेशन। तो ये सब चीजें तो कांस्टेंट है। ये सब चीजें क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, एच और ए कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो ये सब चीजें कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी के डिक्रीज करने पे सिर्फ एन अपॉन टी डिक्रीज करेगा और कोई चीज नहीं होगी। मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने फोटोन की एक एनर्जी चेंज नहीं करी। फोटोन की जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन एच एफ या फिर दैट डिपेंड्स ऑन एच सी अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा या फ्रीक्वेंसी पे मैटर करता है और किसी चीज पे मैटर नहीं करता। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी कौन सी रखी हुई है तो एनर्जी जो होगी, जो वी मैक्स होगी, जो मैक्सिमम स्पीड होगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। सो इस बात को दिमाग में रखना है। सो रेट ऑफ इमिशन क्योंकि हमने डिक्रीज किया, सो इधर जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, क्या लिखना है हमें? डिक्रीजेस लिखना है।
फिर क्या बोलते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। तो अब इस दफा इन्होंने इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है यही वाला फॉर्मूला I इक्वल्स टू NHF/80, इसमें से अलग कांस्टेंट निकालने हैं और अलग कहानी देखनी है, ठीक है जी। सो हमें ढूंढना है फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन विद एवरीथिंग। तो देख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। एक काम करते हैं, I A और H को इधर रख देते हैं, ठीक है जी, और F को भी उधर भेज देते हैं, 1/F कर देते हैं, और ये हो गया N/T। ये सब चीजें कांस्टेंट, तो इनको हटा दो। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, एरिया कांस्टेंट रखा हुआ है, एच कांस्टेंट रखा हुआ है, खुद ही लिखा हुआ है इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब अगर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, तो भी हमारा N/T डिक्रीज करेगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो हमारी रेट ऑफ इमिशन डिक्रीजेस और मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब जो है वो फर्क पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी इक्वल्स टू HF, ठीक है जी। तो इफ वी हैव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो उसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स भी इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से जो स्पीड है मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो भी इंक्रीज करेगी, सो इंक्रीजेस। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? One possible nuclear reaction that takes place is uranium plus neutron, molybdenum, lanthanum, 2 neutrons, 7 electrons. Data for the nuclei in this reaction is given figure 12.1. ये दी हुई सारी कहानी आपको। Show that the energy equivalent to a mass of 1 mu is 934 mega electron volts. ठीक है जी। So this is shown through, ये बार बार आता है parts, E equals to delta m c square। डेल्टा एम क्या बोल रहे हैं, 1 म्यू ले लो। सो एनर्जी विल इक्वल्स टू 1 म्यू, म्यू की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। गो सी द डेटा बुकलेट इफ यू याद नहीं है। देन 3 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर, ठीक है जी। once you do this, the value that you get, ठीक है जी, मैं ये लिख रहा हूँ, मैंने कल भी करवाया था, तो I'm just going to put this down, 1.49 इंटू 10⁻⁻10, ये आ रही, ठीक है जी। ये आ रही है जूल में, हमें कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो व्हाट डू वी नो दैट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज, सॉरी, जूल्स इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। अब हमें करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो अगर मुझे एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻6 और 10⁻⁻19 ऐड होंगे तो ये 10⁻13 रह जाएगा, ठीक है जी। -19 + 6 -13 हो गया। देन हमें ढूंढना है 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स का, कि वो कितने x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लेट्स डू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर से x निकाल लोगे तो x यकीनन जो है वो क्या आएगा, वो 933.75 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, फिर use data from figure 12.1 to calculate the binding energy per nucleon of a nucleus of uranium, this complete figure 12.1। तो हमें यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वंस अगेन तरीका वही है, एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो डेल्टा एम क्या है यूरेनियम का, डेल्टा एम यूरेनियम का हमें दिया हुआ है 1.865 म्यू, 1.865 म्यू, ठीक है। अच्छा, नाउ the good thing is instead of doing the whole query again 1.865 into 1.6 into 1/27, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जूल में आएगा, फिर कन्वर्ट करो दोबारा से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो वो अगेन क्वारी है, ठीक है जी। तो उन्होंने उसी के लिए क्या करवाया, तो उन्होंने करवाया था भाई ये दिखा दो एक म्यू जो है वो 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बेसिकली इस म्यू की जगह क्या रख सकता हूं, अब मैं 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक म्यू की वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। ये आ गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से हम डिवाइड कर देते हैं, जो है 235। सो 235 ओवर हियर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अभी तक समझ में आ रहा है वजीहा और आजिम? एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? I am getting a 7.41 mega electron volts. So this is 7.41. Okay जी, अब आ जाओ इस पे। The nucleon number of an isotope of the element rutherfordium is 267. State whether the binding energy per nucleon of this isotope will be greater than, equal to, or less than the binding energy of uranium.
तो एक एलिमेंट है रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्डियम का न्यूक्लियॉन नंबर 267 है, 267 है। तो जो रुदरफोर्डियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम से ज्यादा होगी या यूरेनियम से कम होगी या सेम होगी? लेस, वजीहा सेज लेस, मे बी। तो इसके लिए जो है वो आपको अपना ये याद रखना है, ठीक है, बिकॉज देर इज नो अदर हिंट इन द क्वेश्चन कि वो रिएक्शन वगैरह दिया हुआ होता, कुछ भी दिया हुआ होता तो उसमें हमें रुदरफोर्डियम रिएक्शन में नहीं। अगर तो रुदरफोर्डियम यहाँ रिएक्शन में आ रहा था तो और ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उसका मतलब रुदरफोर्डियम इज मच मोर स्टेबल देन यूरेनियम, तभी हुआ। वरना खैर बहरहाल इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा, इसमें अब इसका कुछ याद करना है कि वो कर्व कैसा था आपका, ठीक है, इट वाज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे पीक पे जो था वो फेरम था, कहीं यहाँ पे यूरेनियम आता था, ठीक है। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का था 235, तो 235 पे ये यूरेनियम आ रहा यहाँ पे, ठीक है। तो 267 का जो रुदरफोर्डियम होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ये रुदरफोर्डियम। सो ये रहा ये 267 पे, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसकी यूरेनियम से लेस होगी, सही थी। सो दिस वाज बेस्ड ऑन रिमेम्बरेंस फ्रॉम द ग्राफ जो आपका होगा। अच्छा, then calculate the total energy in mega electron volts released in this nuclear reaction. अब once again you can do the same thing, आप जो है वो इनके masses लो, इनके masses लो, ठीक है, m ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस m ऑफ रिएक्टेंट्स करो, डेल्टा m निकालो, फिर उस डेल्टा m को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 934 से, ताकि आपके पास आंसर आ जाए। एक तो तरीका वो है, लेकिन वो डेल्टा m वाली अप्रोच मैं क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मुझे इसका मास नहीं बताया हुआ, नहीं लिखा हुआ है, ना ही मुझे इसका मास बताया हुआ, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वाली अप्रोच। मैं अप्रोच क्या इस्तेमाल करूंगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है जीरो, ठीक है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है जीरो। सिमिलरली इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी और इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी। वो क्यों, बाइंडिंग एनर्जी थी क्या, बाइंडिंग एनर्जी ये थी कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है एक न्यूक्लियस को तोड़ के उसके कंपोनेंट्स को इन्फिनिटी पे सेपरेट कर, ठीक है। मसला क्या है, ये न्यूट्रॉन है ही नहीं न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस नहीं होते, तो इनको तोड़ के मैं क्या सेपरेट करूँ, ये पहले से ही इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, पहले से ही टूटे में, तो देयर विल बी नो बाइंडिंग एनर्जी फॉर देम, एंड सिमिलरली इनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी नहीं होगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती इन इंडिविजुअल चीजों की, ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, ठीक है। तो व्हाट कांसेप्ट आई विल यूज कि यार ये यूरेनियम जो रिएक्टेंट है इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दो, इनकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, और मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकाल दूंगा, ताकि मेरे पास जो रह गई बाइंडिंग एनर्जी वो आ जाए कि वो कितनी इस रिएक्शन ने रिलीज की होगी, ठीक है। क्योंकि अगर रिएक्शन फिजिबल था तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी, अगर रिएक्शन फिजिबल था, खैर बहरहाल रिएक्शन अगर फिजिबल था तो क्या होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है, द एनर्जी मस्ट रिलीज। तो एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, वट एवर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दीज टू विल गिव मी दी फाइनल एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसने जितनी बाइंडिंग एनर्जी दी उसमें से इस्तेमाल होके वो बाइंडिंग एनर्जी इस्तेमाल हुई इन दोनों को बनाने के लिए, एंड देन द रेस्ट वाज रिलीज्ड जो इस्तेमाल ना हो सके, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग दैट। सो बाइंडिंग एनर्जी will equals to binding energy of reactant minus binding energy of product। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, एक यूरेनियम है, यूरेनियम की 7.41 है पर न्यूक्लियन, 7.41 को 235 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी आ जाए। सो 7.41 इंटू 235 माइनस मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की क्या है 8.443, 95 इसके न्यूट्रॉन्स है, सो 8.443 न्यूट्रॉन्स नहीं न्यूक्लियॉन्स, 95 एंड देन फाइनली माइनस लंथनम जिसके 8.189 है और 139 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 8.189 इंटू 139 न्यूक्लियॉन्स, तो ये कर देंगे एंड वी शुड बी गेटिंग व्हाट द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं तो द आंसर दैट आई एम गेटिंग is 199 mega electron volts. I am getting 199 mega electron volts. Lastly, the nuclei in
this many moles of uranium all undergo this reaction in a time of 25 milliseconds. Calculate the average power released during the time of 25 millisecond. तो पावर क्या थी? पावर थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी दी एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमें पता है कि एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 199 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है एक रिएक्शन में। ठीक है, वो बोल रहे हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स। ठीक है, इतने मोल्स ऑफ यूरेनियम सारे के सारे उन्होंने रिएक्शन कर दिया। तो एक काम करते हैं, अगर सबने रिएक्शन कर दिया तो पहले तो ये ढूंढने थे कितने पार्टिकल थे, और फिर उतने जितने पार्टिकल हैं उतने ही रिएक्शन हुए होंगे, बिकॉज ये थे यूरेनियम, यूरेनियम एक ही था इस रिएक्शन में, यूरेनियम एक ही इस्तेमाल होता है। तो अगर मेरे पास सारे तमाम यूरेनियम के पार्टिकल्स आ गए, ठीक है जी, तो मैं जो हूं वो, मेरे पास ये आ गए यूरेनियम के कितने पार्टिकल्स थे, तो मैं निकाल सकूं कितने रिएक्शन हुए होंगे, क्योंकि वो वही बराबर ही होंगे, एक यूरेनियम एक ही रिएक्शन कर रहा है। एंड देन आई कैन वर्क आउट उसको एनर्जी से मल्टीप्लाई करके वो कितनी एनर्जी आई, एंड देन उसको फाइनली टाइम से डिवाइड कर देंगे, 25 मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। वो क्या है? 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मोल है, और हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं इन अ मोल। ठीक है जी, तो व्हाट इज दिस वर्किंग आउट, ये करना पड़ेगा क्योंकि ये कल नहीं करवाया था। 1.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.02 इंटू 23, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.224 इंटू 10⁻16। इतने पार्टिकल हैं यानी इतने रिएक्शन हुए होंगे, तो पावर विल इक्वल्स टू 7.224 इंटू 10⁻16। इतने रिएक्शन हुए, हर रिएक्शन में 199 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट द एसआई बेस यूनिट, इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। सो 1.6 इंटू 10⁻−13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड देन 25 मिली सेकेंड से हमें डिवाइड करना है 25 इंटू 10⁻−3। ठीक है जी, सो लेट्स सी इसका आंसर क्या आ रहा है। 7.224 इंटू 10⁻16 इंटू 199 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−13, 25 इंटू 10⁻−3। Are we getting 92? Okay, that's a huge 92004864. Yeah, so 9.2 इंटू 10⁻7 watts। तो इसीलिए ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो इस रिएक्शन से बनते हैं। उसमें ये हो रहा होता है, यूरेनियम इज कन्वर्टिंग इनटू मोलिब्डेनम एंड लंतनम। उसमें नजर आ रहा है 9.2 इंटू 10⁻7 वॉट्स ऑफ पावर रिलीज होते हैं। अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहो, सो बेसिकली हर सेकेंड में, in 1 second you release 9.2 into 10⁻7 जूल्स ऑफ एनर्जी, तभी ये बॉम्ब बनाता है। ठीक है, और इसीलिए जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की फ्यूजन को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमने फ्यूजन को कैप्चर कर लिया, उससे बिजली बना ली, तो 1 सेकंड में हम इतनी बिजली बना सकते बेसिकली। दैट्स द थिंग। सो ये है कहानी। ठीक है, तो जब ही उससे बॉम्ब बनाया जाता है। आई होप दिस वाज एन अप्रिशिएबल थिंग टू अंडरस्टैंड। यहां पे होता है आपका ये वाला पेपर खत्म। ठीक है जी, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन टू विंटर 1941।